बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक ढांचे में 4 पिलर आमतौर पर कहे जाते हैं। क्या चारों पिलर मजबूती से काम कर रहे हैं? और चारों पिलर मजबूती से अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बताएगा कौन? और अगर मजबूती से काम कर रहे हैं, तो फिर हालात ये क्यों हैं कि एक पूर्व जस्टिस को ये कहना पड़ रहा है कि इस देश का चौथा पिलर, चौथा स्तंभ, जिसे मीडिया कहा जाता, पत्रकारिता करने वाले लोग, न्यूज एंकर, रिपोर्टर, लिखने वाले लोग, बोलने वाले लोग, सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना, एनालिसिस करने वाले लोग फेल क्यों हो गए? जी हां, ये बात मैं नहीं कह रहा। पूर्व जस्टिस जोसेफ कुरियन, उन्होंने इस बात को कहा है कि ये सबसे बड़ी हैरानी है और सबसे बड़ी हार है लोकतंत्र की, कि इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक मर्यादाओं को संभालने में नाकाम रहा। वो निष्पक्षता को अपने अंदर ढालने में नाकाम रहा। मीडिया, जिसका काम था कि सरकार पर नजर रखे कि वो संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है या नहीं कर रही है, सरकार की नीतियां की जनहित में है या नहीं है, समाज के हित में, देश के हित में, जनता के प्रति है या नहीं है, इस बात को एनालाइज करके इस देश के मीडिया को बताना चाहिए कि ये नीति, सरकार की नीति आम जनता के लिए नहीं है, संविधान के खिलाफ है या संविधान के लिए है। इस मामले में पूरी तरह से मीडिया फेल हो गया है, क्योंकि वहां तो अब सब जाहिर है कि अब वहां पत्रकारिता नहीं होती, बल्कि वहां होता है जर्नलिज्म के नाम पर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, चुनाव का मैनेजमेंट, सरकार के साथ कैसे गठजोड़ करना है, सरकार के फला मंत्री को क्या अच्छा लगता है, उस हिसाब से खबर चले। खबरों को लेकर आमतौर पर ये राइज है और ये एक तरह से आमतौर पर माना जाता है कि व्हाट्सएप से आए हुए मैसेजेस के जरिए ही न्यूज चैनल्स में शाम की डिबेट के टॉपिक तय हो जाते हैं। इस देश में आम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा भी नहीं होती है। किसान आंदोलन करते रहें, किसानों की मांग कितनी भी जायज हो, लेकिन इस देश का मीडिया बताएगा क्या कि ये सरकार के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, खालिस्तानी है, ये फंडेड है, इनके पास बहुत पैसा है, इनकी कार देखिए, इनके मोबाइल देखिए, ये किसान एमएसपी क्यों मांग सकते हैं, किस हक से मांग रहे हैं, ये सवाल हो रहा है। ये सवाल नहीं हो रहा कि ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों की आय अगर नहीं बढ़ रही है तो ये सरकार नाकाम है अपने उस वादे में, जिस वादे में कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। ये सरकार नाकाम है इस देश के किसानों को एक आर्थिक सिक्योरिटी देने में। लेकिन इस बात का जिक्र नहीं होगा, बल्कि जिक्र इस बात का होगा कि किसान किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसानों के पास कितना पैसा है, किसानों के पास ये कार कहां से आ गई, ये मोबाइल कहां से आ गया, कौन किसान ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, कौन कनाडा से जुड़ा हुआ है, ये जिक्र होगा। इस बात का जिक्र नहीं करेगा इस देश का मीडिया कि किसानों पर सीधे फायरिंग की जा रही है, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कों पर कीड़े बिछाई जा रही हैं। उसको लेकर सरकार की आलोचना नहीं होगी, बल्कि किसानों की आलोचना होगी कि आप प्रदर्शन करने क्यों जा रहे हैं। यानी संविधान ने जिस प्रदर्शन की, जिस अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है, उस अधिकार को छीनने का काम और उस अधिकार को छीनते हुए देखने का काम इस देश का मीडिया कर रहा है। तभी तो पूर्व जस्टिस कुरियन कह रहे हैं कि अब उम्मीद खत्म है, इस मीडिया से तो उम्मीद है ही नहीं। और अल्टरनेट मीडिया में भी उन्होंने कहा, डिजिटल वर्ल्ड में भी दो एक संस्थान है जो एक तरह से निष्पक्ष और एक जिम्मेदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनसे उम्मीद की जा सकती है। बाकी पूरा का पूरा मीडिया फेल हो चुका है। जब एक जस्टिस इस बात का जिक्र करे कि आप फेल हो गए हैं, तो समझिए कि उसने कितनी दलीलों को तोला होगा, उसने कितने सबूतों को तोला होगा। इसने दलीलों और सबूतों के आधार पर, तमाम साक्ष्यों को नजर में रखते हुए, खुद एनालाइज करके इस नतीजे पर पहुंचा होगा वो जस्टिस जिसने ये कहा कि इस देश का चौथा स्तंभ फेल हो गया है। जब चौथा स्तंभ फेल हुआ है, इस बात की दलील है कि पहला स्तंभ किस तरह से धरधरा गया और दूसरे स्तंभ को लेकर क्या स्थिति है और तीसरा स्तंभ कहां है। जस्टिस कुरियन ने तो जिस तरह से रंजन गोगोई को राज्यसभा मिली थी, उस पर भी आलोचना की थी कि रवैया ठीक नहीं है।
कई फैसले सरकार की किरकिरी बने, जस्टिस कुरियन कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए। जस्टिस कुरियन ने इस बात का जिक्र किया अपने उस सेमिनार के दौरान, जिसमें वो कह रहे थे कि इस देश में विसल ब्लोअर जो है, जो पांचवें स्तंभ की संज्ञा उन्होंने दी है, कहा है कि ये फिफ्थ पिलर है, विसल ब्लोअर, जो आरटीआई के जरिए जानकारी निकालते हैं, जो किसी घटना को उजागर करते हैं, किसी भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। वो मीडिया का हिस्सा नहीं होते हैं, वो सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, वो पुलिस का हिस्सा नहीं होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वो इस देश के जागरूक नागरिक होते हैं और उस लिहाज से संवैधानिक दायरे में रहते हुए उनको जो अधिकार प्राप्त हैं, उसके जरिए वो उन घटनाओं का, उस भ्रष्टाचार को उजागर करके सबूत देते हैं। सतपाल मलिक विसल ब्लोअर के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ, सतपाल मलिक के साथ? उन्होंने कहा कि मुझे 150 करोड़ रुपए 2 फाइलों पे सिग्नेचर करने का ऑफर मिला, यानी 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर मिला। मैंने ठुकरा दिया, उन फाइलों में जो टेंडर थे उनको रद्द कर दिया। तो हुआ क्या, विसल ब्लोअर से ये जानकारी हासिल कर लेते कि आपको कौन रिश्वत दे रहा था, किस लिए रिश्वत दे रहा था, नाम क्या है। ये नहीं किया, बल्कि एजेंसीज सतपाल मलिक के दरवाजे पर पहुंच गई, उनके घरों पर छापेमारी हो रही है। विसल ब्लोअर सतपाल मलिक हैं, पूर्व गवर्नर। वो कह रहे हैं कि पुलवामा में क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, लेकिन हो क्या रहा है, उनके घर को किस तरह से अलॉट किया जा रहा है, किस तरह का घर दिया गया, कैसी सुरक्षा दी गई है उन्हें, जग जाहिर है उनसे दुश्मनी पाल ली गई है। इसी का जिक्र कर रहे हैं जस्टिस कुरियन, कह रहे हैं जो विसल ब्लोअर है उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि बस वही आपके पास आखिरी उम्मीद है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विसल ब्लोअर आपकी आखिरी उम्मीद बचे, तो समझिए शासन, प्रशासन, कानून, जांच, तमाम चीजें फेल हो चुकी। तो क्या जिस बात का जिक्र विपक्ष कर रहा है कि संविधान को बचाने के लिए 2024 की लड़ाई है, तो क्या उसी रास्ते पर, उसी बात को मजबूत कर रहे हैं जोसेफ कुरियन? वो इसी बात को कह रहे हैं कि संविधान अब खतरे में है, संविधान के दायरे में रहते हुए जो अधिकार दिए गए हैं, जिस जिस संस्था को उसका पालन नहीं कर रही है, बल्कि एक तरफा उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए उन लोगों की रक्षा कीजिए जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन लोगों की रक्षा कीजिए जो आपके हकों को छीनने वालों को उजागर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उन लोगों की रक्षा कीजिए। कुल मिलाकर पूरा अगर आप इस एपिसोड को देखें, जस्टिस कुरियन के बयान को देखें, तो लब्बो-लुबाब यही है जो विपक्ष कह रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संविधान बचाइए, संविधान बचाने की ये लड़ाई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईवीएम पर भी सवाल है। ईवीएम को लेकर विसल ब्लोअर काफी हैं जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो रक्षा कीजिए उन लोगों की जो चौथा स्तंभ ना होने के बाद भी आपके हक में आवाज उठा रहे हैं, और चौथा स्तंभ फेल हो गया, इस बात को अगर जस्टिस कुरियन कह रहे हैं, तो इस देश के गोदी मीडिया को सोचना होगा, अंतरात्मा में झांकना होगा और अपने चेहरे को आईने में देखना होगा कि उन्होंने देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। ये जस्टिस कुरियन अगर कह रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि इस देश का पढ़ा लिखा तबका जो हर चीज में तथ्य और सबूतों के आधार पर ही बयान देता है, वो किस हद तक इस मीडिया से निराश हो चुका है, इस मीडिया की कार्यशैली से निराश हो चुका है। लेकिन एक सवाल ये है कि जब कोई जज रिटायर हो जाता है, तो उसकी किताब से तमाम चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, उसके भाषणों से, उसके सेमिनार से बहुत क्रांतिकारी बातें होती है। लेकिन जब फैसले का वक्त आता है, तो वो फैसलों में क्यों नहीं झलकता? जब टिप्पणियों का वक्त आता है, तो टिप्पणियां बहुत सख्त होती हैं, लेकिन उन्हीं टिप्पणियों के आधार पर जब फैसला लिखा जाता है, तो वो इतना कमजोर क्यों हो जाता है? सवाल इस बात का भी है कि जिस तरह से अभी एक के बाद एक चुनावी बॉन्ड हो या चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संभल में जाकर सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड पर दिए गए फैसले को सुदामा और श्री कृष्ण से जोड़कर उसकी रूपरेखा, उसका विश्लेषण किया है, उसको कोर्ट किस तरह से देखता है, इन तमाम सवालों के बीच लड़ाई संविधान बचाने की है। इस बात को मजबूती से जस्टिस कुरियन ने अपना रखा है। बोलता हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।